बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का आगाज़ किया था और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो इस चैप्टर से मुताल्लिका चंद बुनियादी बातों का हम जिक्र पहले कर लेते हैं, जैसा कि सॉल्यूशन क्या होता है। इन बातों का जिक्र हम ऑलरेडी पहले एक लेक्चर में कर चुके हैं, मगर दोबारा बता देते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्यूशन अ मिक्सचर ऑफ माइनर कंपोनेंट द सोल्यूट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द मेजर कंपोनेंट द सॉल्वेंट। और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन क्या होगी सॉल्यूशन की? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। दो या दो से जायद अज्जा का यकजान अमेज़ा सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट ये दो कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है? मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, यानी ये ऐसा कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन में जायद मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इस कंपोनेंट में ये सलाहियत होती है कि ये दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता हो। जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम मीडियम के तौर पर डिफरेंट सॉल्वेंट्स यूज करते हैं और मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सॉल्वेंट्स की मौजूदगी में होते हैं। इसके अलावा जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, वो इस बात का तयन करता है कि आया हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। जैसा कि अगर हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा इस बात के चांसेस इम्कानात ज्यादा हैं कि वो भी नॉन पोलर ही हो। तो रिएक्शंस आर सॉल्वेंट सेलेक्टिव। Solvent is a liquid substance capable to dissolve other substances without chemical change। यानी जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो कोई केमिकल चेंज वाकई नहीं होता। और ये क्या करता है? सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इसके अलावा सोल्यूट क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद वो शय जो कम मिकदार में होती है। और इसके अलावा सोल्यूट सॉल्यूशन में मौजूद वो शय है जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है। तो पहली बात हमने बताई कि सोल्यूट कम मिकदार में पाई जाने वाली शय है और ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाती है, तो इसे हम सोल्यूट कहेंगे। पहले एक लेक्चर में हमने जिक्र किया था अल्केमिस्ट के बारे में। ये कुछ साइंटिस्ट थे जो कि कम कीमत धातुओं को बेश कीमत धातुओं में बदलने के मामलात पर गौर कर रहे थे। अब इन साइंटिस्ट ने एक ऐसे हाइपोथेटिकल सॉल्वेंट के बारे में सोचा कि शायद कुछ ऐसा सॉल्वेंट बनाया जा सकता है या मौजूद होगा जो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता हो। उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उसकी वजह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो वो तलाश ना कर सके, ऐसा सॉल्वेंट तो वो नहीं तलाश कर सके जो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता हो, मगर उससे मुताल्लिका चंद दीगर बातें वो बयान कर पाए। और वो सॉल्वेंट जो तमाम के तमाम सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता हो, अल्केमिस्ट ने उसको नाम दिया अल्काहेस्ट का। मगर मैक्सिमम सोल्यूट्स को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखने वाला जो कंपोनेंट है, बाद में हमने उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा, जैसा कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसके अलावा सॉल्वेंट का काम क्या होता है? क्या सॉल्वेंट किसी केमिकल रिएक्शन के रेट पर असरअंदाज होते हैं? जी हाँ, एक केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट उसके रेट पर असरअंदाज होते हैं, यानी उसकी स्पीड पर उसके असरात देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट्स ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं बल्कि ये इक्विलिब्रिया पर भी असरात मुरत्तब करते हैं। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है?
तो एक साइंटिस्ट ने 1896 में कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया। उनके पास एक कंपाउंड था इथाइल फॉर्माइल फिनाइल एसीटेट। उन्होंने इस कंपाउंड के अंदर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया? इन्होंने इस कंपाउंड को 8 डिफरेंट सॉल्वेंट्स में ऐड किया और सब में कीटो और इनोल फॉर्म की परसेंटेज को ऑब्जर्व किया कि किस में कीटो फॉर्म ज़्यादा पाई जाती है और किस में इनोल फॉर्म ज़्यादा पाई जाती है। तो उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि 8 डिफरेंट सॉल्वेंट्स में कीटो और इनोल फॉर्म की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट थी। जैसा कि उन्होंने एक रिजल्ट जो कंक्लूजन दिया वो क्या था कि अल्कोहलिक मीडियम में कीटो फॉर्म जायद मिकदार में पाई जाती है। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, इसमें इनोल फॉर्म जायद मिकदार में एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से कंक्लूजन ये हुआ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ 2 टॉटोमेरिक फॉर्म कोएग्जिस्ट। इसके अलावा सॉल्वेंट्स के इस्तेमालात क्या होंगे? क्या केमिकल रिएक्शन में कोई इसके इस्तेमालात हैं? हमने अभी बताया कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होता है। इसके अलावा हमने ये बात भी की कि जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये इक्विलिब्रियम पर भी असरअंदाज होते हैं। तो इसके अलावा चंद दीगर बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो सॉल्वेंट होता है जो हम किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है? वो कम से कम एक कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसके अलावा जो सॉल्वेंट है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट रेंज की बुनियाद पर किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक खास टेम्परेचर पर करवाने में मदद देता है। इसके अलावा अगर हम एक केमिकल रिएक्शन को मॉडरेट लेवल पे प्रोसीड करवाना चाहते हैं, यानी ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो हम क्या कर देते हैं? रिएक्टेंट्स को डाइल्यूट कर देते हैं बाय एडिंग सम सॉल्वेंट। हमने अभी बताया कि जो सॉल्वेंट हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन पर असरअंदाज होते हैं। तो अगर हम एक रिएक्शन की स्पीड को मॉडरेट लेवल पे रखना चाहते हैं, उसके रेट को मॉडरेट रखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? हम उन रिएक्टेंट्स में कोई सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिससे वो क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन मिक्सचर डाइल्यूट हो जाएगा और डाइल्यूट होने की वजह से जो रिएक्शन का रेट है वो मॉडरेट हो जाएगा। आप सोचेंगे वो मॉडरेट कैसे हो गया? तो मॉडरेट होने की वजह ये है, डाइल्यूट मीडियम में जो कोलेजन है रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल की वो कम हो गई है। इस वजह से रिएक्शन का रेट मॉडरेट लेवल पे आ गया। यानी वो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता तो उसको मॉडरेट लेवल पे ले आए। इसके अलावा जो सॉल्वेंट्स होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन की स्टीरियो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी या कीमियो सिलेक्टिविटी पर भी असरअंदाज होते हैं। यानी जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि अगर हम एक पोलर सॉल्वेंट एक केमिकल रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो इम्कानात ये हैं कि जो प्रोडक्ट बने वो पोलर ही हो। ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इम्कानात इस बात के हैं कि जो प्रोडक्ट बने वो भी नॉन पोलर हो। तो इस तरह से जो रिएक्शन है उसमें सिलेक्टिव प्रोडक्ट को हम हासिल कर सकते हैं बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी की बेस पे हम इक्विलिब्रिया को शिफ्ट कर सकते हैं, या तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं या रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि इथाइल फॉर्माइल फिनाइल एसीटेट को 8 डिफरेंट सॉल्वेंट्स में ऐड करके दिखा गया था और सब में कीटो और इनोल फॉर्म की जो परसेंटेज है वो डिफरेंट थी। जैसा कि अगर हम अल्कोहलिक मीडियम यूज़ करें तो कीटो फॉर्म जायद मिकदार में एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही इनोल फॉर्म नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन या क्लोरोफॉर्म में जायद मिकदार में एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड में या रिवर्स में। क्लासिफिकेशन से क्या मुराद देंगे? ग्रुपिंग ऑफ सॉल्वेंट्स। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें 2 तरह के सॉल्वेंट एक्सप्लेन किए गए, प्रोटिक और प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स।
इसके अलावा नॉन प्रोटिक और नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि प्रोटॉन को लूज भी कर सकते हैं या एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लूज भी कर लें या एक्सेप्ट भी कर लें, दोनों सलाहियत इनमें बैक वक्त पाई जाएं। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स को नाम देंगे प्रोटिक सॉल्वेंट्स का। तो ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को लूज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं या फिर इनमें दोनों सलाहियत मौजूद होती हैं, तो इस तरह के सॉल्वेंट को प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट्स की आगे टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। अब सबसे पहले एसिडिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। द सॉल्वेंट विच कैन बी एबल टू लूज प्रोटॉन रेडियली, जो प्रोटॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है, ऐसे सॉल्वेंट को हम नाम देंगे एसिडिक सॉल्वेंट और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, बेंजोइक एसिड हमारे पास है। एसिडिक एसिड इसकी एग्जांपल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा बेसिक और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, तो नाम से जाहिर है कि ये ऐसा सॉल्वेंट होगा जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। यानी हमें पहले मालूम है एसिड और बेस की डेफिनेशन के बारे में कि एसिड इज अ स्पीशीज विच कैन एबल टू डोनेट प्रोटॉन। तो हमने जो एसिडिक सॉल्वेंट की बात की तो हमने बताया कि ऐसा सॉल्वेंट होगा जो प्रोटॉन को लूज करने की सलाहियत रखता हो। बेसिक सॉल्वेंट की जब बात की तो हम बता रहे हैं कि ये ऐसा सॉल्वेंट होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। इसकी एग्जांपल क्या होंगी? लाइक अमोनिया है, हाइड्राजीन है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तो एम्फोटेरिक लिक्विड के बारे में हम पहले ही जानते हैं कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह पे बिहेव करते हैं। तो ये ऐसे सॉल्वेंट हैं जो ड्यूअल करैक्टर शो करते हैं। कैसे? दे कैन लूज एज वेल एज एक्सेप्ट प्रोटॉन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी। इसके अलावा जो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं ये ऑटो आयोनाइजेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल में अमोनिया है, हाइड्राजीन है। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होंगे? ना ही ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही प्रोटॉन को लूज करते हैं। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जो ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करें और ना ही लूज करें, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, these are non-protic solvents. The second classification based on polar and non-polar nature of solvents. तो कितनी टाइप्स हैं उसकी? पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का दूसरा नाम आयोनाइजिंग सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का दूसरा नाम नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट भी कहा जा सकता है। अब पोलर और आयोनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। द सॉल्वेंट विच आर पोलर इन नेचर एंड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। अब सोचेंगे पोलर कैसे होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है, उसके एक हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, या ऐसा सब्सटेंस जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो ना हो। इस तरह के कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहेंगे। और अगर वो लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट के तौर पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पोलर सॉल्वेंट होगा। अब पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं? आयोनिक रिएक्शंस को इनिशिएट करते हैं। यानी अगर हम एक ऐसे रिएक्टेंट्स जो आयोनिक हैं अपनी नेचर के हवाले से, जब हम उनको आयोनिक सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो फौरन से आयोनाइज हो जाएंगे और इस तरह से रिएक्शन बआसानी प्रोसीड किया जा सकता है।
इसके अलावा ये ऑटो आयोनाइजेशन शो करते हैं। हमने बताया कि जो आयोनिक कंपोनेंट्स होते हैं अगर वो लिक्विड स्टेट में हो तो ऑटो आयोनाइजेशन शो करते हैं। वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर और आयोनिक सॉल्वेंट्स। जैसा कि वाटर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अमोनिया पर भी नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स, द सॉल्वेंट्स विच आर नॉन पोलर इन नेचर एंड लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। अब इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है। दूसरे मानों में हम कह सकते हैं कि इनकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी और इनकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वेरी लो। नॉन पोलर और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स कहलाए। इसके अलावा ये नॉन पोलर कंपोनेंट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके कि एक अर्लियर रूल जो अल्केमिस्ट ने बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो उसके मुताबिक अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो लाजमी तौर पर आयोनिक रिएक्शंस को ये प्रोसीड नहीं करवा सकता, उनकी इनिशिएशन नहीं करेगा ये, ठीक है जी। इसके अलावा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आयोनाइज नहीं होते हैं, दे डज नॉट अंडरगोज ऑटो आयोनाइजेशन। इसके अलावा एग्जाम्पल, अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या होंगी? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर और नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट, थर्ड क्लासिफिकेशन, इसकी बेस क्या थी? तो ये जो हम अभी चैप्टर का नाम हमने बताया था नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, तो इसके अंदर वाटर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बुनियाद पर हमने इस क्लासिफिकेशन को बयान किया है। तो ये दो तरह के इसकी दो टाइप्स हैं, एक्वस सॉल्वेंट्स और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। अब एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? तो वर्ड एक्वस ड्राइव फ्रॉम एक्वा, ये लैटिन वर्ड है जो वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो वाटर इज अ एक्वस सॉल्वेंट। इसके अलावा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स क्या होंगे? ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो वाटर के अलावा पाए जाते हैं। सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एग्जाम्पल में अमोनिया है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। मिक्स्ड सॉल्वेंट्स, जैसा कि हम क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं तो वहां पर क्रिस्टलाइजेशन के दौरान हम सिंगल सॉल्वेंट को इस्तेमाल करके मुताल्लिका नताइज तक नहीं पहुंच सकते। फिर हम क्या करते हैं? दो या दो से ज़ायद सॉल्वेंट्स को मिक्स करके डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू को मेंटेन करते हैं और इस तरह से हम अपने मुताल्लिका रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं।